तो स्टूडेंट्स अब ह्यूमन के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए सर, तो ह्यूमन में कैसे होता है ब्रीदिंग, कैसे रेस्पिरेशन होता है, उसके बारे में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पर बढ़िया तरीके से। तो आपको एक एक पार्ट का ना मैं आपको फंक्शन बताऊंगा बढ़िया तरीके से, और पेपर में वो फंक्शन क्या होता है लिखना होता है, ठीक। देखिए सर, सबसे पहले आप ये ध्यान रखना, जैसे इसको देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं, ये यहाँ पर ये देखो सर, अगर आप इसको देखेंगे ना तो इसमें नोज आ रहा है, क्या आ रहा है, नोज। तो सर जी ये जो नोज है ना, यहां से एयर क्या करेगी, एंट्री करेगी, यहां से एयर क्या करेगी, एंट्री करेगी। तो इसको नॉस्ट्रिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल। तो एयर जो एंट्री करता है वो कहाँ से एंट्री करता है, नॉस्ट्रिल से एंट्री करता है। कहाँ से एंट्री करता है, नॉस्ट्रिल से, नोज से एंट्री करेगा। अब जैसी एयर नॉस्ट्रिल से एंट्री करेगा तो आपको पता होना चाहिए वो जो एयर है वो अपने पाथ से क्या होगा, जाएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेसल पैसेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेसल पैसेज। अब हमारा जो नेसल पैसेज होता है, ये जो नोज है जिसके थ्रू एयर जाएगा, सर इसमें होता क्या है, इसमें बहुत छोटे छोटे हेयर होते हैं, ठीक। और हेयर के साथ इसमें कुछ चिपचिपी सब्सटेंस होती है जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूकस। क्या बोलते हैं, म्यूकस, ठीक। जब नोज बहती है तो वैसा ही होता है, थोड़ा चिपचिपा सब्सटेंस होता है, नोज के अंदर होता है। तो इसका क्या काम होता है कि जब हम सांस लेते हैं, जब भी हम एयर को इनहेल करते हैं, तो उसके साथ बहुत सारा धूल मिट्टी भी होता है, डस्ट पार्टिकल भी होता है। तो वो जो धूल मिट्टी और जो डस्ट पार्टिकल होता है उसको रोकने का काम कौन करता है, एयर को फिल्टर करने का काम कौन करता है, इसके अंदर जो हेयर होते हैं, नोज के अंदर जो हेयर होते हैं और जो म्यूकस होता है, क्या होता है, म्यूकस होता है, वो ट्रैप कर लेते हैं डर्ट को, धूल मिट्टी को और डस्ट को। इसका मतलब एयर को क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। क्या करते हैं, फिल्टर, ठीक है। अच्छा एक और चीज है, सांस जो है ना स्टूडेंट्स, वो हमेशा नोज से ही लेनी चाहिए, ठीक है, माउथ से नहीं लेनी चाहिए, ठीक। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई ऐसा क्यों, ठीक। उसका रीजन है, देखो पहली चीज तो जब आप नोज से सांस ले रहे हो ना, तो आपका जो एयर है वो फिल्टर हो जा रहा है। फिल्टर होने का मतलब ये है कि जो नोज के अंदर हेयर है, जो म्यूकस है, वो क्या कर रहा है, डस्ट को और जो डर्ट है उसको क्या कर ले रहा है, ट्रैप कर ले रहा है, रोक दे रहा है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो नोज करता है, जो माउथ नहीं कर सकता है, वो ये है कि अगर एयर में नमी कम है तो एयर के अंदर मॉइस्चर ऐड करेगा, ठीक है। और अगर एयर का जो टेम्परेचर है जो बाहर से आ रहा है वो बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल नहीं है, तो उसको बॉडी के टेम्परेचर के क्या करता है, इक्वल लाता है। तो आप ये ध्यान रखना कि सर जो नोज होता है ना, ये एयर को क्या करेगा, नोज जो होता है एयर को ह्यूमिडिफाई करेगा। क्या करेगा, ह्यूमिडिफाई करेगा, ठीक है। या आप ऐसे भी बोल सकते हो, ऐड क्या करता है, मॉइस्चर। अगर उसमें मॉइस्चर नहीं होता है तो उसको क्या करता है, ऐड करता है, ठीक। और ब्रिंग एयर एट बॉडी टेम्परेचर, ठीक है ना। एयर को कहां पर लाता है, बॉडी टेम्परेचर पे लाता है। जब भी आप नोट्स बनाए, सिंपल, नोस्ट्रिल, एयर यहां से क्या करेगा, एंट्री करेगा। नेसल पैसेज, ध्यान रखना, नेसल पैसेज मैंने बता दिया, जो नेसल पैसेज होता है वहां पर हेयर्स होते हैं, म्यूकस होता है। ये जो हेयर और जो म्यूकस है ये क्या करेगा, ये जो भी डस्ट होगा, जो भी धूल मिट्टी होगी, जो भी डर्ट होगा, उसको ट्रैप करेगा। क्या करेगा, ट्रैप, मतलब एयर को फिल्टर करने का काम करता है। एयर को क्या करता है, फिल्टर करने का काम करता है। नोज एयर में मॉइस्चर भी ऐड करता है, ठीक है, उसे ह्यूमिडिफाई भी करता है, साथ में उसको बॉडी टेम्परेचर पे भी क्या करता है, लाता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, अब एयर जब यहां पर पहुंच गया तो आपको पता है यहां पर एक कॉमन हिस्सा होगा, ठीक है। यहाँ पर कॉमन हिस्सा होता है, जैसे ये ट्रैकिया है जिसे हम लोग विंड पाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विंड पाइप। तो इसी के बगल में ना ईसोफेगस होता है। जैसे ये तो ट्रैकिया है, इसके पीछे ईसोफेगस होता है। क्या होता है, ईसोफेगस, फूड पाइप। यहाँ से फूड जाएगा, क्या जाएगा, यहाँ से फूड, खाने पीने की चीजें जाएंगी यहाँ से। तो होता क्या है, ये जो कॉमन पार्ट है इसी को हम फेरेनिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेरेनिक्स। तो एक कॉमन पैसेज है फॉर एयर एंड फूड। यहाँ पर एयर और जो फूड होता है वो यहीं पे आते हैं, बाद में एयर यहाँ चला जाता है और आपका जो फूड होता है वो ईसोफेगस में चला जाता है, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो ये ध्यान रखना, फेरेनिक्स, फेरेनिक्स को मैं अपने हिसाब से चौराहा बोलता हूँ। चौराहा मतलब ये कॉमन पाथ है फॉर फूड एंड एयर, इट इज अ कॉमन पाथ फॉर फूड एंड एयर, ठीक है। अब देखिए सर,
आपको हल्का सा मैं ट्रैकिया के बारे में बताने की कोशिश करता हूं, देखना जरा, ये रहा। ठीक, अब यहाँ की बात तो हो गई। अब ये जो ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे है, ठीक है, जिसे हम लोग विंड पाइप बोलते हैं या ट्रैकिया बोलते हैं, ये देख रहे हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? विंड पाइप बोलते हैं या ट्रैकिया बोलते हैं। तो ये जो विंड पाइप है या जो ट्रैकिया है, अगर आप देखोगे तो इसके अंदर ना कार्टिलेजिनस रिंग होती है। कैसी रिंग है? कार्टिलेजिनस। और ये जो रिंग होती है ना, सी शेप्ड होती है। कैसी होती है? सी शेप। इसका क्या काम है समझो। ये जो कार्टिलेजिनस सी शेप्ड रिंग है, सी शेप्ड का मतलब है कुछ ऐसा है ये, ठीक है ना, इनकम्प्लीट है ये, पीछे की तरफ रिंग नहीं है ये, ठीक है, सिर्फ आगे आगे की तरफ है। उसका रीजन है, ये जो रिंग होती है ना, ये जो ये वाला पार्ट है जो ट्रैकिया होता है, इसको कोलैप्स होने से बचाता है। क्या करता है? कोलैप्स होने से बचाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो आपका ट्रैकिया होता है उसमें सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग होता है जो कि इसको प्रिवेंट करता है, जो कि इसको प्रिवेंट करेगा फ्रॉम, इसको ट्रैकिया को कोलैप्सिंग से बचाएगा। तो अगर आपसे सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ट्रैकिया के पास इनकम्प्लीट सी शेप का रिंग क्यों होता है, तो आप ये बताओगे कि इट प्रिवेंट ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग को पिचकने से क्या करता है? बचाता है। ठीक है ना, जो आपका ट्रैकिया है इसको कोलैप्स करने से क्या करता है? बचाता है। ठीक, अब देखे सर, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखे जरा यहां पर, इसको देखते हैं। कुछ वर्ड हैं, बहुत ज्यादा डिटेलिंग में नहीं पूछता है, बट फिर भी आप देखिए स्टूडेंट्स, ये तो हो गया ट्रैकिया। क्या हो गया? ये तो हो गया ट्रैकिया, है ना, ये ट्रैकिया हो गया ये। अब ट्रैकिया जब ये ब्रांचेस में डिवाइड होता है, किसमें डिवाइड होता है? ब्रांचेस में। तो मेरे भाई इन्हीं ब्रांचेस को ब्रोंकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। ट्रैकिया जो है लंग्स के अंदर, जब ब्रांचेस के अंदर, ये लंग्स आ गए, ठीक है ना, ट्रैकिया लंग्स के अंदर जब ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं तो इन्हीं ब्रांचेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। अब ये जो ब्रोंकाई है, इन ब्रोंकाई से भी बहुत सारे छोटे छोटे क्या करते हैं? ब्रांचेस निकलते हैं। ये जो ब्रोंकाई है इनसे भी छोटे छोटे क्या निकलते हैं? ब्रांचेस निकलते हैं। तो उन बहुत पतली पतली ब्रांचेस को, टिब्यूल को क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल। फिर से समझो, ट्रैकिया जब लंग्स के अंदर एंट्री करता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। अब होता क्या है, ये जो ब्रोंकाई है इसमें से भी बाद में खूब सारे ब्रांचेस निकलते हैं, छोटे छोटे बहुत पतले पतले ब्रांचेस निकलते हैं। ठीक है, तो वो पतले पतले ब्रांचेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ब्रोंकियोल। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये क्या है आपका? ब्रोंकियोल। ईच ब्रोंकाई, ये जो ब्रोंकाई है, ठीक है, डिवाइड इन लंग्स, जब ये लंग्स में जाता है तो वहां पर डिवाइड होता है और फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर टिब्यूल, बहुत सारे छोटे छोटे क्या बना देते हैं? टिब्यूल बना देते हैं। ठीक है, और इन्हीं टिब्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल। ठीक है, क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इन्हीं को हम लोग ब्रोंकियोल बोलते हैं। ठीक, अब ये जो ब्रोंकियोल है ना स्टूडेंट्स, ये ब्रोंकियोल डायरेक्टली, ये जो ब्रोंकियोल होते हैं डायरेक्टली किस में ओपन होते हैं? एल्विलाई में ओपन होते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये एल्विलाई है। क्या है? एल्विलाई है। तो ध्यान रखना, ब्रोंकियोल आर, ठीक है ना, एयर पैसेज है जो कि डायरेक्टली किसके अंदर ओपन होगा? इसके अंदर, एल्विलाई के अंदर। किसमें ओपन होगा? एल्विलाई के अंदर। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि भाई एल्विलाई क्या है सर जी, एल्विलाई क्या है? ठीक है, तो ये देख रहे होंगे हमारे लंग्स के अंदर, हमारे लंग्स के अंदर बहुत सारे बलून शेप के क्या होते हैं? स्ट्रक्चर होते हैं। हमारे लंग्स के अंदर बहुत सारे बलून शेप के क्या होते हैं? स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, इन्हीं बलून शेप के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्विलाई बोलते हैं। इन्हीं बलून शेप के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्विलाई। एक्चुअल में गैसेस का जो एक्सचेंज होता है वो किसके थ्रू होता है? एल्विलाई के थ्रू ही होता है। एक्चुअल में गैसेस का जो एक्सचेंज होता है वो किसके थ्रू होता है? एल्विलाई के थ्रू ही होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका फेफड़ा है, जो आपका लंग्स है, वो बना किससे है? एल्विलाई से बना है। और फंक्शन कौन कर रहा है? गैसेस का एक्सचेंज कौन कर रहा है? O2 ले रहा है, CO2 छोड़ रहा है। ठीक है, डिफ्यूजन कौन कर रहा है? एल्विलाई कर रहा है। क्या कर रहा है? एल्विलाई। ठीक है, तो इसीलिए एल्विलाई को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। ठीक है, ईच लंग्स, एक लंग्स के अंदर लगभग 1 मिलियन से ज्यादा क्या होते हैं बच्चे? एल्विलाई होता है। ठीक है,
एल्विलाई के सरफेस से ही डिफ्यूजन होता है, एल्विलाई के सरफेस से ही एक्सचेंज ऑफ O2 क्या होता है, CO2 होता है, ठीक है। एल्विलाई में जो भी ऑक्सीजन होती है वो फिर कहाँ जाएगी, ब्लड के अंदर, और ब्लड की जो भी CO2 होगी वो कहाँ आएगी, एल्विलाई, एल्विलाई से कहाँ चली जाएगी, बाहर। तो एक्चुअल में लंग्स के अंदर जो फंक्शन कर रहा है, जो गैसेस का एक्सचेंज कर रहा है, वो कौन कर रहा है, एल्विलाई। दैट इज वाई एल्विलाई को हम लोग क्या बोल देते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स बोल देते हैं। तो ध्यान रखना एल्विलाई क्या है, ये एल्विलाई के बारे में लिखा हुआ है, तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना है एल्विलाई क्या है, ये बलून लाइक है, एयर सैक, एयर भरा होता है इसमें, ठीक है ना। एंड ऑफ ब्रोंक्यूल, जहां ब्रोंक्यूल एंड होते हैं वहां पर ये होते हैं खूब सारे, ठीक है। और थिन वॉल्ड होते हैं, इनकी वॉल बहुत पतली होती है, क्योंकि भाई गैसेस का डिफ्यूजन होना है, ठीक है ना। इनकी वॉल से गैस निकल करके ब्लड में जाएगी, ब्लड से गैस एल्विलाई में आएगी, ठीक है। तो गैसेस का डिफ्यूजन होता है, ठीक है। और यहाँ पर एल्विलाई में बहुत सारा ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क होता है, एल्विलाई चारों तरफ से ब्लड कैपिलरी से घिरा हुआ होता है, क्योंकि भाई जो ऑक्सीजन है वो एल्विलाई से निकल करके कहाँ जाएगी, ब्लड में जाएगी। तभी तो एल्विलाई चारों तरफ से किससे घिरा पड़ा हुआ है, ब्लड वेजल से, ब्लड कैपिलरी से। दे आर द साइट, ये साइट हैं जहां पर गैसेस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है लंग्स के अंदर, ठीक है। ईच लंग कंटेन मिलियंस ऑफ एल्विलाई, ठीक है ना। तो एक लंग्स के अंदर मिलियंस की तादाद में 10 लाख से भी ज्यादा क्या होती है, एल्विलाई होती है। प्रोवाइडिंग ए लार्ज सरफेस, और बहुत बड़ा सरफेस प्रोवाइड करती हैं, जहां से गैसेस का क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, गैसेस का डिफ्यूजन होता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर, जैसे एल्विलाई का मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ किस तरीके से काम कर रहा है, ये रहा। जैसे अगर आप यहाँ देख रहे होगे एल्विलाई का ये डायग्राम, तो जहां आपका ब्रोंक्यूल खत्म हो रहा है वहां पर ये एल्विलाई है, वहां पर ये क्या है आपका, एल्विलाई है। तो एल्विलाई के बगल में आप देखोगे बहुत सारी ब्लड कैपिलरी है, ठीक है। ये सब क्या है, ब्लड कैपिलरी है। तो एल्विलाई के अंदर क्या है, ऑक्सीजन है, एल्विलाई के अंदर क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो एल्विलाई के अंदर एक्चुअल में क्या पाया जा रहा है, ऑक्सीजन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एल्विलाई में ऑक्सीजन ज्यादा है, तो ये जो ऑक्सीजन होगा ये एल्विलाई से कहाँ जाएगा, ब्लड कैपिलरी में। कहाँ जा रहा है ये, एल्विलाई से ब्लड कैपिलरी में, ठीक है ना। एल्विलाई से कहाँ जा रहा है, ब्लड कैपिलरी में। और ब्लड के अंदर जो CO2 है, ब्लड के अंदर जो CO2 है वो कहाँ पर आ जाएगा, वो एल्विलाई में आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा, एल्विलाई। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या होगा, ये जो CO2 है, ठीक है ना, ये जो CO2 है ये एल्विलाई से ऐसे निकलेगा, और आपका जो ब्रोंक्यूल होगा, क्या होगा, ब्रोंक्यूल, ठीक ऐसे निकलेगा, और धीरे धीरे फिर क्या होगा, लंग से ऐसे ट्रैकिया से आते हुए, और ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। अभी मैं इसका पाथ भी बता दूंगा आपको, ठीक है ना, बढ़िया तरीके से। वैसे आपको पाथ पता है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा, अभी आपको चीजें समझना है बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से जो एल्विलाई होता है, यहाँ पर गैसेस का क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। एल्विलाई के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है, इसीलिए एल्विलाई की ऑक्सीजन कहाँ जा रही है, ब्लड वेसल में। ब्लड के अंदर CO2 ज्यादा था, इसलिए CO2 कहाँ आ गया आपका, एल्विलाई में। और एल्विलाई से CO2 को नोज के थ्रू बॉडी से क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, ठीक है। तो ये आपकी चीजें हैं, इसको आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स इस हिसाब से ये आपको मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, इनके सारे फंक्शंस बता दिए, कहाँ क्या है ना। तो नोज का क्या फंक्शन है ये बता दिया, फेरेनिक्स ट्रैकिया के बारे में बता दिया है, ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल के बारे में बता दिया है, ठीक है। और एल्विलाई के बारे में बता दिया है कि कैसे डिफ्यूजन होता है, ठीक है, किस तरीके से डिफ्यूजन होता है। अभी अपन पाथ के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है ना, इसके बारे में बात करेंगे, पाथ के बारे में, ठीक। अब देखो पाथ सिंपल सा है, समझना। जैसे ऑक्सीजन क्या होगा, नोज में आएगा, ऑक्सीजन कहाँ आएगा, नोज में। नोज से फिर ऑक्सीजन कहाँ आएगा, फेरेनिक्स, कहाँ आएगा, फेरेनिक्स। फेरेनिक्स से कहाँ पर आएगा, ट्रैकिया, कहाँ पर आएगा, ट्रैकिया। ट्रैकिया से कहाँ जाएगा, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई से कहाँ जाएगा, ब्रोंक्यूल। ब्रोंक्यूल के बाद ऑक्सीजन कहाँ जा रहा है, एल्विलाई। अब एल्विलाई से ही तो डिफ्यूजन होगा, एल्विलाई से आपका ऑक्सीजन ब्लड में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, ब्लड में। और वो जो ब्लड है वो फिर क्या करेगा, उस ऑक्सीजन को जिस भी सेल या जिस भी टिश्यू को जरूरत होगी उसको दे देगा। आ रही मेरी बात में, ये पाथ है। तो ऑक्सीजन का क्या पाथ है, ठीक है भाई। जो ऑक्सीजन है नोज में जाएगी, ठीक, नोस्ट्रिल, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। उसके बाद कहाँ, फेरेनिक्स। फेरेनिक्स से कहाँ जाएगा, ट्रैकिया। ट्रैकिया से कहाँ जाएगा, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई से कहाँ जाएगा, ब्रोंक्यूल। फिर एल्विलाई। एल्विलाई से डिफ्यूज होके कहाँ जाएगा, ब्लड। ब्लड में जैसी ऑक्सीजन जाएगा तो अब उस ऑक्सीजन को जहां जरूरत होगी वहां ले जाएंगे, मतलब ऑर्गन या टिश्यू के पास, और वहां पर
ऑक्सीजन को ऑर्गेनेट सेल के अंदर दे देंगे। ठीक है, अब CO2 का भी पाथवे बताता हूं। एक बात बताओ, रेस्पिरेशन कहाँ चल रही है? सेल के अंदर। तो ग्लूकोज तोड़ा कहाँ जा रहा है? ग्लूकोज आपका जो तोड़ा जा रहा है सेल के अंदर। इसका मतलब है सेल के अंदर CO2 क्या है? ज्यादा है। सेल के अंदर CO2 क्या है? ज्यादा है। तो जो CO2 है उसको ब्लड में रिलीज कर दिया जाएगा। कहाँ रिलीज कर दिया जाएगा? ब्लड में, मतलब निकाल दिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप ये ध्यान रखो। अब जब CO2 ब्लड के अंदर आएगा तो वही ब्लड जब कहां पर आएगा? एल्विलाई के पास। मतलब टिश्यू के अंदर जो CO2 है वो ब्लड में आया, और जब वही ब्लड कहां आया? एल्विलाई के पास। तो एल्विलाई के अंदर CO2 कम है और ब्लड में CO2 क्या था? ज्यादा। ठीक है, तो ब्लड की CO2 कहां जाएगी? एल्विलाई में। अब उल्टा पाथवे हो जाएगा, एल्विलाई से कहां जाएगा आपका? ब्रोंकियोल में, फिर ब्रोंकाई में, फिर ट्रैकिया, फिर फार्निक्स, फिर एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से बाहर। तो ये O2 एंड CO2 का क्या है? पाथवे है। O2 एंड CO2 का अगर आपको ये डायग्राम पता है ना, आप पाथवे लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है ना, सिंपल सा पाथवे। अगर आप देखो ऑक्सीजन का, यहाँ क्या है? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। क्या है? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। ठीक, फिर नेसल पैसेज आएगा, फिर पैरानिक्स, देन ट्रैकिया, देन ब्रोंकाई, देन क्या हो जाएगा? ब्रोंक्योल, देन उसके बाद कहाँ जाएगा? एल्विलाई। एल्विलाई से कहाँ जाएगा? ब्लड। ब्लड से कहाँ जाएगा? टिश्यू के अंदर। कहाँ पर जाएगा? टिश्यू के अंदर। CO2 का जस्ट रिवर्स कर दो। CO2 कहाँ बन रहा है? टिश्यू के अंदर, क्योंकि ग्लूकोज टूटा जा रहा है। फिर कहाँ आ रहा है? ब्लड में। ब्लड से कहाँ आएगा? एल्विलाई के अंदर। एल्विलाई से कहाँ जाएगा आपका? ब्रोंक्योल। ब्रोंक्योल से किसमें? ब्रोंकाई, फिर ट्रैकिया, फिर फेरेनिक्स, फिर नेसल पैसेज, फिर जो आपका एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है, ये जो ओपनिंग होती है, यहां से क्या हो जाएगा? CO2 बाहर आ जाएगा। पाथ भी पता होना चाहिए, पाथ को पूछता है एग्जाम में। ठीक है, पाथ को एग्जाम में स्टूडेंट्स क्या करता है? पूछता है। ठीक है, अब आपको एक इस चीज को बताता हूं, देखना जरा। ये जो चीज है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, ठीक है, इसका जो मैकेनिज्म होता है 11th में आता है बहुत अच्छे से डिटेल में। ठीक है, केमिस्ट्री हम लगा के इसको सेट कर देते हैं बढ़िया तरीके से। ठीक, लेकिन आप अपने लेवल पे इसको समझो। होता क्या है स्टूडेंट्स, देखना जरा, आपको थोड़ा और अच्छे से इमेजिन कराने के लिए वाला डायग्राम दिखाता हूं पहले। होता क्या है, जैसे ये है, इसको देखना जरा आप। ये तो लंग्स है, फेफड़ा। ठीक है, तो फेफड़े के नीचे अगर आप देखोगे ना मेरे भाई, ये इसको फेफड़े के नीचे जो देख रहे हो भाई, इसको डायफ्रागम देखते हैं। क्या बोलते हैं? डायफ्रागम। डायफ्रागम जो होता है ना, वो एक प्रकार का मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? मस्कुलर स्ट्रक्चर, जो कि जो अपर कैविटी होती है। कौन सी कैविटी? अपर कैविटी। ठीक है ना, इसको दो भागों में डिवाइड करता है। एक तो ये थोरैक्स, ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाएगा? थोरैक्स, और नीचे वाला क्या हो जाएगा? एब्डोमेन। देख रहे हो ना, स्टमक, इंटेस्टाइन यहाँ पर सारा है। और ये जो आप देख रहे होगे डायफ्रागम है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है। क्या है? मस्कुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, लंग्स के साथ जुड़ा हुआ होता है, और यही हेल्प करता है रेस्पिरेशन में। किसमें हेल्प करता है? रेस्पिरेशन में। अभी देखना जरा ध्यान से कैसे हेल्प करेगा। ठीक है, अब जैसे इनहेलेशन में क्या होगा समझना। ये जो डायफ्रागम होता है इनहेलेशन में स्टूडेंट्स, ये डायफ्रागम नीचे आएगा। कहाँ आएगा? नीचे। तो जब नीचे आएगा तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और जब वॉल्यूम लंग्स का बढ़ जाएगा तो बाहर से जो एयर होगी लंग्स के अंदर आ जाएगी। कहाँ जाएगी? लंग्स के अंदर। जब भी डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट, तो डायफ्रागम फ्लैट हो जाता है। कैसा हो जाता है? फ्लैट। तो डायफ्रागम जब नीचे की तरफ आएगा, कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है? नीचे की तरफ आता है, तो लंग्स का साइज बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो बाहर से एयर क्या होती है? नीचे आती है। ठीक है ना, लंग्स के अंदर आ जाती है। और जब भी क्या होता है, डायफ्रागम नीचे से ऊपर मूव करता है। कहां मूव करता है? नीचे से ऊपर। तो लंग्स का वॉल्यूम क्या होता है? कम हो जाता है। और जब लंग्स का वॉल्यूम कम हो जाता है तो जो एयर होता है वो बाहर निकल जाता है। कहां जाता है? बाहर। तो ध्यान रखना, जब भी डायफ्रागम रिलैक्स होगा, रिलैक्स मतलब नीचे से कहां आएगा? ऊपर। तो नीचे से ऊपर आएगा तो लंग्स का वॉल्यूम कम हो जाएगा। लंग्स का वॉल्यूम कम होगा तो जो एयर होगा वो अंदर से कहां निकल जाएगी? बाहर। इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सहेलेशन। क्या बोलते हैं? एक्सहेलेशन। तो इनहेलेशन में क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं एयर कहां आती है? अंदर आती है। कहां आती है? अंदर। एयर मूव इनटू द लंग्स। ठीक है, और यहां पर लंग्स एक्सपेंड होता है, क्योंकि डायफ्रागम नीचे मूव कर रहा है तो ये एक्सपेंड होगा। ठीक है, और डायफ्रागम इसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है जब नीचे की तरफ मूव करता है, और जब डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो फ्लैट हो जाता है। क्या हो जाता है? फ्लैट। और लोअर, नीचे की तरफ मूव करता है। और जब भी एयर आउटसाइड निकलती है तो लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब नीचे से ऊपर जाता है। तो लंग्स का जो साइज होता है वो थोड़ा छोटा हो जाता है।
और डायफ्रागम इसमें रिलैक्स होगा, और जब डायफ्रागम रिलैक्स होता है तो उसका शेप कैसा होता है, डोम शेप। कैसा शेप, डोम शेप, ठीक है। और जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कैसे शेप में होता है, फ्लैट शेप में। कैसे, फ्लैट में। तो सिंपल, जब भी डायफ्रागम नीचे की तरफ मूव हो, कहाँ, नीचे की तरफ, तो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो ऑटोमेटिक बाहर से एयर कहाँ आएगी, अंदर। और जब भी डायफ्रागम कहाँ होगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो लंग्स का वॉल्यूम क्या होगा, कम। और जब लंग्स का वॉल्यूम कम होगा, ठीक है ना, तो एयर क्या होगा, अंदर से बाहर की तरफ क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। तो ये चीज है, डायफ्रागम नीचे आएगा तो एयर अंदर आएगा, डायफ्रागम ऊपर जाएगा तो एयर बाहर जाएगा, ठीक है। ये चीज है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन प्रोसेस के अंदर, ठीक है स्टूडेंट। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन आपको मे बी समझ में आया हो जो मैंने आपको बताया, ठीक। देखना जरा, इसमें एक और चीज आपको बताता हूं यहाँ पर, जैसे देखना जरा, कुछ क्वेश्चंस आपको उठा लेता हूं इसमें मैं, जैसे ये रहा, देखना जरा, ये क्वेश्चन है, आया हुआ है, ध्यान से। कह रहा है ये जो स्ट्रक्चर है, कौन सा स्ट्रक्चर, ये, ठीक है। कह रहा है जो स्ट्रक्चर टिक है, सर ये डायफ्रागम है। क्या है ये, डायफ्रागम। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो डायफ्रागम को बोल रहा है इट हेल्प टू डिक्रीज द रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर इन द लंग। अभी आगे बढ़ते हैं, मैं बताता हूँ उसके बारे में। इट फ्लैटन एज वी इनहेल, जब भी हम सांस लेते हैं तो फ्लैट हो जाता है, जाहिर सी बात है, जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो फ्लैट हो जाता है, तो ये तो ठीक है, ये तो ठीक है। इट गेट रेज्ड एज वी इनहेल, जब भी हम सांस लेते हैं तो ये ऊपर की तरफ उठता है, गलत है, कहाँ जाता है, नीचे की तरफ, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। इट हेल्प द चेस्ट कैविटी टू बिकम लार्जर, ठीक है। कह रहा है कि जो डायफ्रागम होता है चेस्ट कैविटी को और बड़ा करता है, नो डाउट, ठीक है ना। जब भी सांस लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है, नीचे की तरफ मूव करता है, तो चेस्ट कैविटी क्या होती है, बड़ी हो जाती है। तो ये भी पॉइंट क्या है, सही है, ये भी पॉइंट क्या है, सही है। तो तीसरा पॉइंट तो गलत ही है, तो जिसमें तीसरा ऑप्शन है वो तो हो ही नहीं सकता, तो बी तो ऑप्शन होगा ही नहीं। बाकी देखते हैं, इसको बताता हूँ आपको, रेजिडुअल वॉल्यूम। मेरे भाई ऐसा है, अगर ताकत के साथ आप बहुत तेजी के साथ सांस को बॉडी से निकालो, ठीक है ना, फोर्सफुल क्या करो, एक्सपिरेशन करो, ठीक है ना, एक्सलेशन करो ताकत के साथ, उसके बाद भी आपके फेफड़े में कुछ एयर बच जाएगी, उसी एयर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम। तो ये कह रहा है कि जो डायफ्रागम होता है रेजिडुअल वॉल्यूम को क्या करता है, चेंज करता है, ये गलत है। डायफ्रागम रेजिडुअल वॉल्यूम को चेंज नहीं करता है, समझ में आ रहा ना, ये चीज गलत है, ठीक। तो आप ये ध्यान रखना कि ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसका मतलब सेकंड और जो 4 है, जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ये चीज, ठीक है, ये आपका ऑप्शन होगा, ठीक है, दिक्कत तो नहीं है। तो ये आपका क्या है, आंसर है। बाकी और क्वेश्चंस अभी देख लेते हैं, और भी इसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे जो धीरे धीरे करके आ जाएंगे। अभी मैं आपको ये सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा, ठीक है सर। किसी को कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कुछ पूछना है। अंकित, नोज में होता है बच्चे, चिपचिपा सब्सटेंस होता है नोज में, जो नोज में चिपचिपा सब्सटेंस होता है, ठीक है ना, उसे म्यूकस बोलते हैं। तो वो जो चिपचिपा सब्सटेंस होता है वही धूल मिट्टी को क्या करता है, रोक लेता है, नोज में होता है ये। और थोड़े छोटे छोटे हेयर्स भी होते हैं, तो इस वजह से एयर फिल्टर हो जाता है, इसलिए नोज से सांस लेना चाहिए, ठीक है, अभी बताया हुआ है उसे। फेरिंक्स से जो फूड है वो ट्रैकिया में क्यों नहीं जाता है। अच्छा देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सर सुनो, एक बच्चा पूछ रहा है कि सर जैसे ये ट्रैकिया है, क्या है ये, ट्रैकिया है, ठीक है। ट्रैकिया मतलब विंड पाइप, पहले बता रहा हूँ, ट्रैकिया को क्या बोलते हैं हम लोग, विंड पाइप बोलते हैं। और सर ट्रैकिया के ही पीछे स्टूडेंट्स, ट्रैकिया के पीछे ही, ट्रैकिया के पीछे ही ईसोफेगस होता है। ट्रैकिया के पीछे क्या होता है, ईसोफेगस। ईसोफेगस के ओपनिंग को क्या बोलते हैं, गुलेट, क्या बोलते हैं, गुलेट। और ये क्या हो गया, ईसोफेगस।
तो क्वेश्चन ये है कि भाई जो हम खाना खाते हैं और ये पार्ट होता है इसे फेरेनिक्स बोलते हैं। कौन सा पार्ट बोलते हैं? फेरेनिक्स। तो खाना तो यहीं आएगा ना, जो फूड है वो यहीं आएगा। तो फूड इसमें क्यों जाता है? फूड तो इसमें भी जा सकता है ना, ट्रैकिया में भी जा सकता है, तो ऐसा क्यों होता है? तो मेरे भाई ऐसा इसलिए होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके ट्रैकिया पे ग्लोटिस होता है। क्या होता है? ग्लोटिस। और इस ग्लोटिस के ऊपर एक बहुत ही पतली सी कवरिंग होती है। इस ग्लोटिस के ऊपर एक बहुत ही क्या होती है? पतली सी कवरिंग होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इपीग्लोटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इपीग्लोटिस। इपीग्लोटिस। एक सेकेंड, क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इपीग्लोटिस। इपीग्लोटिस, ठीक है। ये जो इपीग्लोटिस है प्रिवेंट प्रिवेंट करेगा एंट्री ऑफ फूड, ठीक है ना, इन ट्रैकिया। ट्रैकिया में खाना जाने से क्या करेगा? रोकेगा। क्या करेगा? रोकेगा। देखो कुछ इस तरीके का होता है, समझना। जैसे मान लीजिए ये आपकी क्या है? फूड पाइप है, ठीक है। ट्रैकिया है, समझिए क्या है? ट्रैकिया। ट्रैकिया के ऊपर ऐसे होगा ये, आ रही बात समझ में? इपीग्लोटिस ट्रैकिया के ऊपर होगा। और बगल वाला जो हिस्सा है ये वाला, इसको आप ईसोफेगस समझो। क्या समझो? ईसोफेगस। और ये ट्रैकिया है। क्या है? ट्रैकिया। ट्रैकिया के पीछे ही तो ईसोफेगस है। तो जब भी हम खाना खाते हैं तो आप देखोगे जब कोई चीज निगलते हैं तो ये हिस्सा ऐसे ऊपर उठता है। जो ट्रैकिया है वो क्या होगा? ऐसे ऊपर उठेगा। और जब ऊपर उठेगा तो जो इपीग्लोटिस है ट्रैकिया को पूरा क्या कर लेगा? कवर कर लेगा। और जब ट्रैकिया को पूरा कवर कर लेगा तो जो आपका खाना है वो क्या होगा? साइड से निकल जाएगा। खाना क्या होगा? साइड से निकल जाएगा। आपका जो खाना है वो ट्रैकिया के अंदर एंट्री नहीं करेगा। जब भी हम खाने को निगलते हैं तो ट्रैकिया नीचे से थोड़ा क्या होता है? ऊपर मूव करता है। तो जो आपका ये जो इपीग्लोटिस है ये ट्रैकिया की ओपनिंग को बंद कर लेता है, जिसकी वजह से जो फूड है वो क्या होता है? साइड से निकल जाता है। साइड से मतलब ईसोफेगस में निकल जाता है। और जो खाना होता है वो ट्रैकिया में नहीं जा पाता है। खाना ट्रैकिया के अंदर नहीं जा पाएगा, ठीक है। इसलिए जो फूड होता है यहाँ से निकलेगा, इसमें नहीं जाएगा। तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि भाई इपीग्लोटिस का क्या काम है, तो आप बता देना कार्टिलेज का बना होता है और ये भी फूड की एंट्री को क्या करता है? रोकता है ट्रैकिया में जाने से पहले। और आप एक चीज ध्यान रखना, जब भी कोई खाना खा रहा है, पानी पी रहा है, तो उसको हंसाना नहीं चाहिए और उसको बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। क्योंकि बहुत बार हंसने की वजह से, बोलने की वजह से इसका जो मतलब मूवमेंट होता है ना, वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो बहुत बार क्या होता है? वो खुला ही रह जाता है, ठीक है। और थोड़ा बहुत जो भी पानी है या चावल का दाना है वो क्या होता है? ट्रैकिया में चला जाता है। और उसके बाद बहुत गंदी वाली उसे क्या होती है? छींक उक आती है। बहुत बार तो जान भी चली जाती है, ठीक है। इसलिए खाना खाते हुए ठीक ज्यादा किसी को कॉमेडी या जो भी है मतलब बातचीत नहीं करनी चाहिए, नहीं तो इसके मूवमेंट क्या हो जाते हैं? डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो आई होप सो इसमें भी आपको दिक्कत नहीं होगी। नोज वाला आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। नोज वाला मैंने आपको बता दिया, नोज एयर को क्या कर रही है? फिल्टर कर रही है, ठीक। फेरेनिक्स आपको पता ही लग गया, इस पूरे पोर्शन को फेरेनिक्स बोल रहे हैं, ठीक है। कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, ठीक। फिर अगर आपके दिमाग में आए सर यहीं पे फूड पाइप भी है, वहीं यहीं पे क्या है आपका? विंड पाइप, एयर वाली पाइप भी है। तो खाना भाई इसमें क्यों जा रहा है, सिर्फ इसमें क्यों नहीं जा रहा है? तो आप ये बता देना, क्योंकि सर यहाँ पर एक कार्टिलेज की बनी हुई कवरिंग है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इपीग्लोटिस। तो जब भी खाने को निगलते हैं इपीग्लोटिस ट्रैकिया को क्या कर लेता है? कवर कर लेता है। और खाने की, फूड की एंट्री को क्या कर देता है? रोक देता है, प्रिवेंट कर देता है। किसके अंदर? ट्रैकिया के अंदर। किसके अंदर? ट्रैकिया के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं। फिर एक और कॉन्सेप्चुअल है, ये जो है ये अभी बता चुका हूं। जो आपका ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया में आपको पता होगा सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग होता है, ठीक है। कैसा होता है? सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग। क्योंकि अगर ये नहीं होगी ना तो ये तो सिंपल है, पिचक भी सकता है ये। तो ये जो सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग है ट्रैकिया को पिचकने से बचाएगा। अगर ट्रैकिया पिचक गया तो एयर तो पास आउट ही नहीं होगा। तो ये जो सी शेप की कार्टिलेजिनस रिंग होती है ट्रैकिया को कोलैप्सिंग से बचाता है। किससे बचाता है? कोलैप्सिंग से, ठीक है। किससे बचाएगा स्टूडेंट्स? कोलैप्सिंग से बचाएगा, ठीक। तो यहाँ पर ये भी मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल बता दिया। फिर यहाँ पर मैंने अभी आपको डायफ्रागम, ये रहा डायफ्रागम। ध्यान रखना डायफ्रागम क्या है। तो डायफ्रागम जो होता है, डायफ्रागम जो होता है वो एक मस्कुलर, मस्कुलर क्या होता है, ठीक है ना, ऑर्गन है।
डायफ्रागम एक प्रकार का मस्कुलर क्या है, ऑर्गन है विच डिवाइड बॉडी कैविटी, जो बॉडी कैविटी है, विच डिवाइड बॉडी कैविटी इनटू 2 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, 2 पार्ट्स, इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है ना। कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में। पहला थोरैकिक कैविटी और दूसरा एब्डोमिनल कैविटी। पहला कौन सा हो जाएगा, थोरैकिक कैविटी, दूसरा कैसा हो जाएगा, एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। और ये डायफ्रागम है, इसका क्या काम है डायफ्रागम का, तो मेरे भाई ऐसा है, डायफ्रागम का जो प्राइमरी फंक्शन है, डायफ्रागम का जो क्या है प्राइमरी फंक्शन है, ठीक है, वो क्या है, डायफ्रागम का पहले प्राइमरी फंक्शन है रेस्पिरेशन, सांस लेने में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है, सांस लेने में, ठीक है। दूसरी चीज और भी इसके क्या काम है डायफ्रागम के, याद होगा, जैसे भी आप कभी टॉयलेट करते हो, ठीक है, और जब भी आप क्या करते हो, पॉटी करते हो, तो आप जब जोर लगाते हो तो वो जोर किसका होता है, ठीक है ना, वो डायफ्रागम का जोर होता है। किसका जोर होता है, डायफ्रागम का। तो आप ये ध्यान रखना, जब भी डीफिकेशन करते हैं, क्या करते हैं, डीफिकेशन, पॉटी करते हैं या कोई वेट को लिफ्ट करते हैं, तो जो पूरा प्रेशर पड़ता है एब्डोमेन पे, ठीक है, तो वो किसकी वजह से होता है, वो डायफ्रागम की वजह से होता है। तो आप ये ध्यान रखना, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है और मिक्चुरेशन में भी हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है, मिक्चुरेशन। अब कुछ बच्चे बोलेंगे मिक्चुरेशन क्या है, भाई यूरिनेशन, क्या है, यूरिनेशन। और डीफिकेशन, डीफिकेशन मतलब पॉटी, पॉटी जब जाते हो तो वहां पर जो थोड़ा बहुत दम लगाते हो, वो भी किसकी वजह से होता है, डायफ्रागम की वजह से होता है। स्टूडेंट्स, डायफ्रागम रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि अगर डायफ्रागम का भी डैमेज हो गया ना, तो इंसान की जो जान है वो चली जाएगी, फिर वो बचेगा नहीं, ठीक है। बहुत सारे एक्सीडेंट जब होते थे तो उसमें क्या होता था कि डायफ्रागम क्या होता था, डैमेज हो जाता था, तो इस वजह से लोगों की क्या हो जाती थी, जान चली जाती थी, ठीक है। ये चीज है। तो चीजें मैं आपको बहुत बार रिपीट भी कर दिया है मैंने, ताकि कोई ऐसा ना हो जिसको समझ में ना आया हो, ठीक है। तो अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप रेज कर सकते हो, मैं आपको समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, मैंने सारी चीजें आपको बता ही दी है, ठीक है ना, सारा जो भी कॉन्सेप्चुअल है वो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए रेस्पिरेटरी पिगमेंट बताओ, क्या बताओ, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। रेस्पिरेटरी पिगमेंट का मतलब है जो ऑक्सीजन है, ठीक है, उसको कौन सा पिगमेंट ट्रांसपोर्ट करता है। तो आपको पता है जो आरबीसी होता है, क्या होता है आरबीसी, उसके अंदर एक चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन, एचबी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हीमोग्लोबिन को ही हम लोग रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोलते हैं। एक्चुअल में हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। इट ट्रांसपोर्ट क्या, ऑक्सीजन। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन है आपका, हीमोग्लोबिन है। ये ऑक्सीजन को क्या करता है स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करता है, ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ऑक्सीजन को क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है। अब पढ़ते हैं प्लांट में रेस्पिरेशन कैसे होता है, ठीक है। प्लांट का रेस्पिरेशन भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे ह्यूमन में डिस्कस किया है। देखिए सर, स्टूडेंट्स होता क्या है, अगर मैं प्लांट रेस्पिरेशन की बात करूं, तो प्लांट जो होता है वो दिन में अलग तरीके से बिहेव करता है, रात में अलग तरीके से बिहेव करता है। जैसे अगर मैं दिन की बात करूं, ठीक है, भाई दिन में सनलाइट है, दिन में क्या है, सनलाइट है। तो दिन में अगर सनलाइट है तो दिन में प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, देख रहे हो एरो, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। और रूट्स भी कार्बन डाइऑक्साइड ले रही हैं, दिन में रूट्स भी कार्बन डाइऑक्साइड ले रही है। मतलब ये दिन में फोटोसिंथेसिस करता है। क्या करता है, फोटोसिंथेसिस। और जब भी फोटोसिंथेसिस करेगा तो CO2 को यूज करेगा, और फोटोसिंथेसिस का जो बाय प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन। मतलब दिन में ये इन्वायरमेंट में क्या छोड़ता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। क्या छोड़ता है, ऑक्सीजन। और इसी ऑक्सीजन को हम लोग यूज करते हैं सांस लेने के लिए। दिन में खूब सारी ऑक्सीजन छोड़ेगा, क्योंकि दिन में क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है। तो डे टाइम में ध्यान रखना, ये लोग फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिसमें CO2 को यूज करते हैं, आसपास के CO2 को यूज कर लेंगे, और खूब लार्ज क्वांटिटी में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है जो कि इन्वायरमेंट में निकल जाएगी। लेकिन क्योंकि ये प्लांट है, तो भाई जो प्लांट होता है इसने अपना खाना बनाया किस फॉर्म में बनाया, ग्लूकोज के फॉर्म में, पढ़ा चुका हूं मैं पहले, ठीक है। तो ग्लूकोज तो सेल के अंदर बना है ना, तो इन्हें भी तो एनर्जी की जरूरत है ना, ATP की जरूरत है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग भी ग्लूकोज को तोड़ते हैं,
अब अगर ये लोग भी ग्लूकोज को तोड़ेंगे तो किसके प्रेजेंस में तोड़ेंगे? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, है ना? जैसे ह्यूमन में टूटता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो इन्होंने भी जो ग्लूकोज बनाया होता है उसको ये लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करते हैं? तोड़ते हैं। तो दिन में ये लोग क्या करते हैं? रेस्पिरेशन भी करते हैं। तो जब भी रेस्पिरेशन होगा तो ग्लूकोज किसकी वजह से टूटेगा? ऑक्सीजन की वजह से। और क्या प्रोड्यूस होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो दिन में दोनों प्रोसेस चलता है, लेकिन लार्ज क्वांटिटी में दिन में क्या होता है? O2 रिलीज होता है। ठीक है, तो जो O2 होता है थोड़ा बहुत ये लोग खुद यूज कर लेते हैं और बाकी O2 इन्वायरमेंट में ये लोग क्या कर लेते हैं? छोड़ देते हैं। ठीक है, और उसी O2 को हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। लेकिन जैसे ही नाइट होता है, ठीक है, इनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। नाइट में क्या होता है स्टूडेंट्स? ये फोटोसिंथेसिस तो करेंगे नहीं, नाइट में फोटोसिंथेसिस होता ही नहीं है भाई, स्टॉप हो जाता है। तो अगर नाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो क्या यहाँ पर ऑक्सीजन बनेगी रात में? पेड़ के पास, पेड़ के नीचे क्या ऑक्सीजन बनेगा? नहीं बनेगा। ये क्या करते हैं रात में, लेकिन रेस्पिरेशन चलेगा। सेल के अंदर ग्लूकोज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ेंगे। तो देखो ये जो रूट्स है ऑक्सीजन ले रही है, ठीक है, और रूट्स ऑक्सीजन लेके ग्लूकोज को तोड़ेगी और रूट्स एनवायरनमेंट में क्या छोड़ रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। लीफ ऑक्सीजन ले रही है, ग्लूकोज को तोड़ेगी और एनवायरनमेंट में क्या छोड़ रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। रात में जब फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं रहा तो क्या रात में ऑक्सीजन बनेगा? क्या पेड़ ऑक्सीजन बनाता है? नहीं, बल्कि उल्टा रात में ऑक्सीजन को क्या करता है? यूज करता है। ठीक है, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। और आसपास पहली बात तो ऑक्सीजन है उसको भी यूज कर ले रहा है और उल्टा ऑक्सीजन यूज करके ग्लूकोज को तोड़ रहा है और आसपास खूब सारा CO2 की कंसंट्रेशन क्या कर दे रहा है? बढ़ा दे रहा है। आसपास खूब सारे CO2 की कंसंट्रेशन क्या कर दे रहा है स्टूडेंट्स? बढ़ा दे रहा है। ठीक है ना, यही रीजन है गांव के अंदर बोला जाता है, जनरली आपको लोग सजेस्ट करेंगे कि रात में कभी भी किसी पेड़ के नीचे सोना नहीं चाहिए, क्योंकि रात में कभी भी किसी पेड़ के नीचे सोओगे तो वहां पर ऑक्सीजन की क्वांटिटी क्या होती है? बहुत कम। ठीक है, ज्यादा क्या हो रहा है? CO2, क्योंकि प्लांट अपना ग्लूकोज तोड़ तोड़ के CO2 को छोड़े जा रहा है और फोटोसिंथेसिस कर नहीं रहा है। तो रात में प्लांट के आसपास CO2 बहुत ज्यादा होता है। तो अगर कोई पेड़ के नीचे सो रहा है तो मे बी उसको कम ऑक्सीजन की वजह से उसका क्या होने लगे? दम घुटने लगे। ठीक है, तो ये चीज होता है। अब होता क्या है स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म के अंदर, ठीक, होता क्या है कि कुछ जो पेड़ पौधे हैं उनकी हम लोग पूजा करते हैं। ठीक है, तो उनके पूजा करने के रीजंस बहुत सारे हैं। ठीक है ना, आस्था तो लोगों की जुड़ी हुई होती है, लेकिन उसके पीछे साइंटिफिक रीजंस भी होते हैं। ठीक, जैसे तुलसी हो गया, फिर आपने पीपल का पेड़ आपने देखा होगा, उसकी लोग पूजा करते हैं। ठीक है, उसको काटने से भी लोग डरते हैं। रीजन है, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो दिन में भी ऑक्सीजन देते हैं और रात में भी ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है ना, सोचो, कुछ ऐसे प्लांट हैं जो दिन में भी ऑक्सीजन दे रहे हैं और रात में भी ऑक्सीजन दे रहे हैं, और जो ऐसे प्लांट जो रात में भी ऑक्सीजन दे रहे हैं और दिन में दे रहे हैं, तो आप ये सोचो हमारे लिए वो प्लांट कितने ज्यादा बेनिफिशियल हैं। ठीक है, इसीलिए क्या किया जाता है, ऐसे प्लांट्स को हम लोगों ने क्या किया? पूजना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब जब पूजोगे, ये बोलोगे कि इसमें भगवान है, तो कोई इसको प्लांट को कोई काटेगा नहीं। ठीक है, तो जब कोई प्लांट को काटेगा ही नहीं तो वो प्लांट रहेगा, आपको दिन में भी ऑक्सीजन देगा और क्या देगा? रात में भी देगा। आपके घर में जो एलोवेरा होता है, आपके घर में जो तुलसी है, ठीक है, और जो पीपल का पेड़ होता है, ये जो सारे पेड़ होते हैं, ठीक है ना, ये सब दिन में भी ऑक्सीजन देते हैं और रात में भी क्या करते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये बहुत अच्छा तरीका है नेचर के बीच में कैसे अपने आप को सामंजस्य बैठा के रखना, नेचर में कैसे अच्छे से रहना। ठीक है ना, अगर आपने टैग कर दिया कि भाई इसको हम पूजते हैं, इसकी पूजा करते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि लोग वैसे ही डरेंगे उसको काटने से, और कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो? पूजा करके उस पेड़ पौधे को संरक्षित कर रहे हो, आप उसको कंजर्व कर रहे हो, और बदले में आपको खुद के लिए कर रहे हो, उसके लिए नहीं कर रहे हो। बदले में वो आपको दिन में भी ऑक्सीजन दे रहा है और क्या कर रहा है? रात में भी ऑक्सीजन दे रहा है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, जनरली रात में जो पेड़ होता है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, रात में उल्टा ऑक्सीजन लेता है और ग्लूकोज को तोड़ता है, तो आसपास पेड़ के CO2 क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा। तो इसलिए पेड़ के नीचे कभी भी रात को सोना नहीं चाहिए। लेकिन कुछ पेड़ हैं जिनको हम लोग पूजते हैं, जिनको काटना नहीं चाहिए, जैसे पीपल हो गया, तुलसी हो गया, ठीक है, ये सब दिन में भी ऑक्सीजन देते हैं और रात में भी देते हैं। पीपल तो बहुत फेमस है, वो तो बहुत ऑक्सीजन देता है, तो हमारे लिए क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज देखिए सर, अब यहां पर आते हैं। अब बात यह है कि जो जमीन पे ऑर्गेनिज्म रहते हैं उन्हें बोलते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म,
और जो पानी में रहते हैं उन्हें बोलते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा हुआ है, अगर आप बैक ईयर के क्वेश्चंस देखोगे तो क्वेश्चन ये है कि भाई ब्रीदिंग रेट किसकी ज्यादा होगी। तो इसको मैं आपको बहुत नॉर्मल सिंपल तरीके से समझाता हूँ। एक चीज समझो, मान लो कभी आपके भाई बहन से लड़ाई हुई हो, ठीक है, तो मजाक मजाक में ऐसा होता है ना, बहुत बार मुंह पे तकिया रख देते हैं। तो आपने देखा होगा जब भी आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, जब भी ऑक्सीजन की कमी होती है, तो आपकी सांस तेज हो जाती है, होती है नहीं होती है, सांस तेज हो जाती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स होता क्या है, जो हमारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनका जो ब्रीदिंग रेट होता है, उनका जो क्या होता है, ब्रीदिंग रेट होता है, जो हमारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। कौन से ऑर्गेनिज्म स्टूडेंट्स, एक्वेटिक, इनका जो ब्रीदिंग रेट होगा, इनका जो ब्रीदिंग रेट होगा वो क्या होगा, फास्ट होगा। कैसा होगा, फास्ट। क्यों, क्योंकि पानी के अंदर, बिकॉज वाटर के अंदर जो डिजोल्व, वाटर के अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो क्या है, कम है। क्या है, कम है। वाटर के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन क्या है, कम है। अगर ऑक्सीजन कम होगी तो सांस क्या होगी, जल्दी जल्दी चलेगी। देखा होगा कई बार मुंह पे जब तकिया रख देते हैं, ठीक है ना, तो होता क्या है कि आप लोगों को जब ऑक्सीजन की कमी होने लगती है तो सांसें क्या हो जाती है, तेज हो जाती हैं। तो कहीं भी ऑक्सीजन कम होगा तो ब्रीदिंग रेट क्या होगा, फास्टर होगा। क्या होगा, फास्टर। अगर मैं टेरेस्ट्रियल की बात करूं, खूब सारे पेड़ पौधे हैं जमीन पे, ठीक, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की क्वांटिटी क्या है, बहुत ज्यादा। अब जब ऑक्सीजन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है तो जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, इनका जो ब्रीदिंग है, इनका जो ब्रीदिंग रेट है, सांस लेने की जो रफ्तार है, वो एक्वेटिक वाले से क्या होगी, कम होगी। तो जो पानी में ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो बहुत तेज सांस लेते हैं, और जो एक्वेटिक, जो टेरेस्ट्रियल वाले होते हैं, वो जो सांस लेते हैं वो थोड़ा धीरे लेते हैं, ठीक है। उसका रीजन है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। जमीन में, टेरेस्ट्रियल में ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर ब्रीदिंग क्या है, स्लो है। आराम आराम से सांस लेते हैं तो भी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्वेटिक में, पानी के अंदर जो ब्रीदिंग रेट होता है फास्ट होता है, क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन कम है। तो ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए बहुत जल्दी जल्दी क्या करना पड़ता है, ऑर्गेनिज्म को सांस लेना पड़ता है। तो ध्यान रखना, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का ब्रीदिंग रेट स्लो है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म का ब्रीदिंग रेट फास्ट है। क्या है, ब्रीदिंग रेट फास्ट है। सॉरी, इसको करेक्ट कर लेना, अभी मैंने गलत बोल दिया, ध्यान रखना। जो टेरेस्ट्रियल, शायद गलत बोल दिया, ठीक है ना, कोई बात नहीं। जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होता है, इनका जो ब्रीदिंग रेट होता है स्लो होता है, और जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, इनका ब्रीदिंग रेट क्या होता है, फास्ट होता है, ठीक है। देखिए सर, अब यहाँ पर चलते हैं, मैंने आपको ये भी बता दिया। अब मेरे हिसाब से कुछ क्वेश्चन अपन क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, और ये टॉपिक ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखिए सर, सबसे पहला, द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। कह रहा है जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, इनमें जो ब्रीदिंग होता है ना, फास्टर होता है एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल। तो सही है ये तो सही है। अभी बताया टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में ब्रीदिंग थोड़ा फास्ट होता है। रीजन देखिए, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज डिजोल्व इन वाटर इज वेरी हाई। भाई फास्ट क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन वहां पर जो डिजोल्व होती है वो लो होती है। क्या होती है, लो। इसका मतलब ये गलत है। क्या है ये, गलत। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा स्टूडेंट्स। क्या होगा, सी होगा। क्योंकि असर्शन तो ठीक है, लेकिन रीजन क्या है, गलत है, इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा, सी जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आंसर क्या जाएगा इसका, सी जाएगा। इस क्वेश्चन को मैंने शुरुआत में डिस्कस किया था, मैंने बोला था जो बचा हुआ क्वेश्चन है इसको मैं क्या करूंगा, बाद में डिस्कस करूंगा। क्या करूंगा, इसको बाद में डिस्कस करूंगा। देखिए सर, यहाँ पर देखो, इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन स्टेट द फंक्शन ऑफ एल्विलाई। कह रहा है भाई रेस्पिरेशन में ना एल्विलाई का फंक्शन बताइए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि जो एल्विलाई है, एल्विलाई आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। ठीक है, इट प्रोवाइड सरफेस, क्या प्रोवाइड करता है, सरफेस फॉर गैसियस, फॉर गैसियस क्या, एक्सचेंज, एक्सचेंज बोल दीजिए या डिफ्यूजन। ये एल्विलाई का क्या होता है, काम होता है। ठीक है, इसके बाद रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म मच फास्टर। कह रहा है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में रेट ऑफ ब्रीदिंग बहुत फास्टर होता है एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल। रीजन ये तो अभी बता दिया, क्योंकि इसमें जो डिजोल्व ऑक्सीजन है क्या है,
डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो कम है, क्या है, कम। तीसरा पहले ही हम लोग क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं स्टूडेंट्स, तीसरा पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उसके बाद मैं आपके डाउट्स उठा लूंगा। देखिए यहाँ पर ये आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, मछली है ना। तो मछली में ये गिल्स दिखा रखा है और ये एल्विलाई दिखा रखा है बी वाला, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपको मैं बता देता हूँ, जो गिल्स होता है ना वो बाहर होता है, क्या होता है, बाहर। तो गिल्स में पानी जाता है, गिल्स में क्या होता है, पानी जाता है। मछली क्या करती है, गिल्स में पहले पानी भरेगी, जाएगा, और फिर जो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होता है उसको फिल्टर किया जाएगा। क्या किया जाएगा, फिल्टर। और वो ऑक्सीजन गिल से फिर कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा। कहाँ जाएगा, ब्लड में। अब ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया, उसी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट क्या कर देगा, पंप कर देगा, ठीक है। उसी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट क्या कर देगा, पंप कर देगा। तो ए और बी के बारे में पूछ रहा है कुछ, कह रहा है जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है दो डिफरेंट एनिमल्स के, मछली और ह्यूमन के, फिश एंड ह्यूमन के, कह रहा है ए और बी को ध्यान से देखो और इनका जो कैरेक्टरिस्टिक है कौन सा है जो दोनों के लिए ट्रू है। बोथ आर प्लेस्ड इंटरनली इन द बॉडी ऑफ द एनिमल, गलत है, ध्यान रखना। जो एल्विलाई है वो हमारे लंग्स के अंदर है, वो तो इंटरनली है, लेकिन जो आपका गिल्स होता है ये बाहर की तरफ होता है। कहाँ होता है, बाहर की तरफ, ठीक। बोथ हैव थिन एंड मॉइस्ट सरफेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज, अभी बात करते हैं इसकी, ठीक है। बोथ आर पुअरली सप्लाइड विद ब्लड वेसल, गलत है भाई, इसके थ्रू गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है ना। एल्विलाई और इसके थ्रू गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, तो जब गैस एक्सचेंज होगा तो सीधा वो ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, ब्लड में। तो एल्विलाई के आसपास बहुत सारी क्या होनी चाहिए, ब्लड वेसल। गिल के आसपास बहुत सारी क्या होनी चाहिए, ब्लड वेसल, ठीक है ना। तो ये चीज है, तो इसने बोला पुअरली सप्लाइड विद ब्लड वेसल, ये भी नहीं होगा। सारी बात समझ में। इन बोथ द ब्लड रिटर्न टू द हार्ट आफ्टर बीइंग ऑक्सीजनेटेड, ये कह रहा है जब ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है तो ब्लड को रिटर्न कर दिया जाता है। ब्लड को कहा क्या कर दिया जाता है, रिटर्न कर दिया जाता है हार्ट को, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, जब ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है तो हार्ट ब्लड को पंप करता है, और जब पंप करता है तो ऑक्सीजन पूरी बॉडी को दे दिया जाता है और उसके अंदर CO2 डाल दिया जाता है, और ब्लड कैसा हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड। मैं आपको डबल सर्कुलेशन में पढ़ाऊंगा हार्ट के अंदर। तो वो जो ब्लड है जब वो दोबारा कहाँ पर आता है आपका हार्ट में, तो दोबारा जब हार्ट में ब्लड आ रहा है तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड नहीं होता है। तो ये भी गलत है, ध्यान रखना। जो एल्विलाई होगी और जो आपका गिल्स होंगे, जाहिर सी बात है दोनों की जो वॉल होगी थिन होगी, क्योंकि गैसेस का एक्सचेंज करना है, और दोनों का जो सरफेस होता है मॉइस्ट होता है। तो ये जो बी वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल स्टूडेंट्स क्या है आपका, करेक्ट है। बी वाला ऑप्शन क्या है स्टूडेंट्स, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। ये जो बी वाला मैंने आपको बताया है इसमें आपको दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। अब अगर आपका कोई डाउट है तो आप मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हो, नहीं तो कमेंट में आप अपने डाउट्स लिख सकते हो, मैं उसको जवाब देने की कोशिश करूंगा, नहीं तो एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। मैक्सिमम जो कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं वो तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक। नोट्स अगर बनाना है तो सिंपल, मतलब लिखा हुआ है सारा, यहाँ पर आप जो पीपीटी है इसी से आप नोट्स को कर लोगे। जैसे यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसका डेफिनेशन दिया हुआ है ये इस तरीके से, तो आप पीपीटी से ही नोट्स बना लोगे। ये पूरा ये नोट्स ही है बढ़िया तरीके से। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन आपका बनता है वो ये बनता है कि डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये बढ़िया तरीके से दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद जैसे यहाँ पर है, अब यहाँ पर अगर आपके दिमाग में है कि सर क्या लिखें, तो नॉस्ट्रिल को लिख सकते हो आप, नेसल पैसेज को लिख सकते हो, इसका क्या काम है वो मैंने बता रखा है, ठीक। देन उसके बाद यहाँ पर ये ब्रोंकियाई ब्रोंक्यूल पूरा लिख सकते हो, और अगर आपको एल्विलाई के बारे में लिखना है तो ये पूरा एल्विलाई के बारे में मैंने बता रखा है, यहाँ पर इसको लिख सकते हो आप एल्विलाई के बारे में, ठीक है। देन ये रहा, देखिए सर डिफरेंस बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, 3 पॉइंट्स यहाँ पर मैंने आपको बता ही रखे हैं, क्लियर है, 3 पॉइंट्स। और यहाँ पर जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया में सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग है, क्यों है इसका भी रीजन बता ही रखा है। देन ये इपिग्लोटिस देख रहे होगे, इसका भी रीजन आपको मैंने बता दिया है, ठीक है, बढ़िया तरीके से कि इपिग्लोटिस का क्या काम है। इसके बाद अगर आप इसको देखो, यहाँ पर ये प्रॉपर है, ये इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, क्या डिफरेंसेस है, और मेन यहाँ पर ये है, इसमें बस इतना ही आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। तो अगर आप इसको देख लोगे, बढ़िया तरीके से कर लोगे, तो आपका कोई क्वेश्चन रुकेगा नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।